हेलो फ्रेंड्स, सार्थक जुडिशरी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपके साथ संदीप और आज हम पढ़ेंगे हायरार्की पावर ऑफ द कोर्ट एंड द कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कंटेंट्स में कि 209 एक्सक्लूसिवली पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन एंड सेक्शन 322 ट्रांसफ़र ऑफ द केसेस to judicial magistrate to the another judicial magistrate, and then where the case is committed to the court of session, and section 325 case submission to the chief judicial magistrate. Now the hierarchy power of the courts. Hierarchy power of the courts is defined under section 6, and now the competency of the court is under section 28 and 29. 28 is about competency of the court, high court and the court of session, and section 29 is about competency of the judicial magistrate. So hierarchy power of the courts means the classes of the courts and stages of the courts. Now the first of all, सबसे पहले जो आता है hierarchy power में, now the high court, हाई कोर्ट एंड देन हाई कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट एंड इसके साथ एडिशनल सेशन कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, एंड नाउ इसके बाद फिर असिस्टेंट सेशन जज एंड देन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, and then additional chief judicial magistrate, and after that judicial magistrate first class and judicial magistrate second class. The hierarchy power of the courts is defined under section 6. section 6 में hierarchy power दी गई है कोर्ट की. नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ सेशन एंड एडिशनल सेशन कोर्ट एंड द असिस्टेंट सेशन कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास. नाउ द सेक्शन 28 एंड 29 इज अबाउट द कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट, कॉम्पिटेंसी टू पनिशमेंट, के हाई कोर्ट की कितनी कॉम्पिटेंसी है पनिशमेंट देने की, कोर्ट ऑफ सेशन की क्या कॉम्पिटेंसी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कितनी कॉम्पिटेंसी है किसी भी केस में पनिशमेंट देने की या किसी केस को ट्रायल करने की. नाउ द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पनिशमेंट एंड द फाइन, इम्पोज द फाइन, फाइन करने की और पनिशमेंट देने की क्या क्या पावर है. नाउ द डिफाइन अंडर सेक्शन 28 इज अबाउट हाई कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ सेशन. बेसिकली हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट की इक्वल पावर होती है, बट इन सम केसेस, अब मान लीजिए कि जैसे डेथ सेंटेंस है, इफ़ द डेथ सेंटेंस इज पास्ड बाय द सेशन कोर्ट, देन द जो डेथ सेंटेंस पास किया जाता है वो कन्फर्मेशन करना ज़रूरी है हाई कोर्ट के द्वारा अंडर सेक्शन 366 ऑफ CRPC में. ना द हाई कोर्ट की कॉम्पिटेंसी, हाई कोर्ट एनी इम्प्रिजनमेंट मीन्स कितनी भी सज़ा दे सकता है इंक्लूडिंग द डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है, डेथ सेंटेंस भी दे सकता है, और इम्पोज द एनी फाइन, कितना भी फाइन दे सकता है. नाउ द सिमिलरली कोर्ट ऑफ सेशन में इम्पोज, मे गिव टू द एनी इम्प्रिजनमेंट and any fine equal to the additional session judge. Additional session judge and session judge has the equal power, may gives the imprisonment of any imprisonment including to the death sentence, कितनी भी सज़ा दे सकता है, means life imprisonment including the death sentence, and additional session judge may also the equal power of the session judge, और फाइन कितना भी दे सकता है. ना दा उसके बाद आता है असिस्टेंट सेशन जज. असिस्टेंट सेशन जज हैज़ द पावर imprisonment for 7 years, sorry 10 years, and fine
एनी फाइन मीन्स कितना भी फाइन दे सकता है। नाउ द आफ्टर दैट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर मे पास द इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक की सज़ा दे सकता है, और फाइन कितना भी दे सकता है, एनी फाइन। नाउ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास 3 ईयर्स एंड फाइन 10,000। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द Judicial magistrate of the first class has the power imprisonment for 3 years and fine may impose the fine of 10,000, and the judicial magistrate of the second class may pass the sentence imprisonment for 1 year, 1 year 1 साल तक की सज़ा दे सकता है, और फाइन 5,000। Now the competency of the court and the hierarchy power of the court is defined under section 6. The hierarchy power of the court, high court and the court of session, and the till then the judicial magistrate of the second class, and the competency of the court is defined under section 28. 28 is about the high court and the court of session, and the section 29 is about Chief Judicial Magistrate, and the second class Judicial Magistrate is under section 29. Now the section 26 is about a court may pass any sentence according to the law, but अगर बात करते हैं हम in the case of the section 375, section 375, section 360, 376 is about the rape offences। जहाँ पर रेप ऑफेंस की बात होती है, वहाँ पर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक वोमेन जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होती है, वो उस केस का ट्रायल करेगी। यानी कि रेप केसेस में अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए जैसे वहाँ पे जो विक्टिम होगी, विक्टिम का एग्जामिनेशन भी करना होता है, उसकी स्टेटमेंट भी लेनी होती है, तो रेप केसेस में जो ट्रायल चलेगा वो उस मजिस्ट्रेट के पास चलेगा जो महिला मजिस्ट्रेट होगी अंडर सेक्शन 26 में। ना उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 209, सेक्शन 209, सेक्शन 322, 323 एंड सेक्शन 325 ऑफ CRPC। सेक्शन 209 इज अबाउट द एक्सक्लूसिवली ट्रेबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, मीन्स वे ऑफेंस जो सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायल किए जाते हैं, वो exclusively by the court of session is defined under section 209, and section 322 is about the making over the cases, कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा जब केस को किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफ़र किया जाता है, और ट्रांसफ़र क्यों किया जाता है, क्या रीज़न होता है ट्रांसफ़र करने का। मान लीजिए एक सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो अगर किसी केस को फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफ़र करता है या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफ़र करता है, तो वो क्या रीज़न होता है ट्रांसफ़र करने का, और एक ट्रांसफ़र केस को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। सेक्शन 323 में, सेक्शन 322 में, सेक्शन 323 जहां पर कोई केस किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट किया जाता है, कमिटमेंट टू द कोर्ट ऑफ सेशन बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और किस ग्राउंड पर किया जाता है। अंडर सेक्शन 325 सबमिशन ऑफ द केस बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जब केस को सबमिट किया जाता है, कोर्ट ऑफ सेशन को करेंगे तो केस कमिट होगा, कमिटमेंट टू द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन, एंड अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र करते हैं देन द सबमिशन ऑफ द केस टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 325। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सक्लूसिवली पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन। एक्सक्लूसिवली पावर, section 209 is defined exclusively power of court of session। exclusively power means जब कोई केस
सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायल किया जाता है, वो उसको कहा जाता है कि एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। मीन्स जब कोई केस किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, चाहे वो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, चाहे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, चाहे असिस्टेंट सेशन जज हो, उनके द्वारा जब कोई केस ट्रायल नहीं होता, मीन्स वे केसेस जिसमें सज़ा 10 साल या 10 साल से ऊपर तक की सज़ा होती है, देन वो केसेस जो उन केसेस को एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन कहा जाता है। मीन्स एनी केसेस वेयर द पनिशमेंट इज 10 years और मोर देन 10 years, देन सच केसेस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। नाउ द एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन मीन्स, अब मैंने आपको पहले बताया था कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंडर सेक्शन 190 में किसी भी केस का कॉग्निजेंस ले सकता है। नाउ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैज़ कॉम्पिटेंट टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एनी केसेस, किसी भी केस का कॉग्निजेंस ले सकता है, चाहे वो 302 का हो, चाहे वो 379 का हो, चाहे किसी में सज़ा 2 साल या 5 साल तक की हो, या फिर सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या डेथ सेंटेंस हो। क्योंकि ट्रायल, जब केस को ट्रायल करने की बात आती है, जब केस को ट्रायल करने की बात आती है तो वहाँ पर कॉम्पिटेंसी डिपेंड करती है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी है या नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन मीन्स एफआईआर से सबसे पहले एफआईआर होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर इंक्वायरी होती है। मीन्स एफआईआर से इश्यू ऑफ प्रोसेस तक का जो पार्ट होता है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा, एफआईआर से इश्यू ऑफ प्रोसेस तक का पार्ट होता है, दैट्स कॉल्ड विद द इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। इश्यू ऑफ प्रोसेस से जो आगे का पार्ट होता है, मीन्स जो एविडेंसेस कलेक्ट की जाती है, जब किसी विटनेस के द्वारा एविडेंस दी जाती है कोर्ट में, तो वहाँ से ट्रायल स्टार्ट होता है, दैट्स कॉल्ड विद द ट्रायल। सो फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए कोई केस है 302 का, ए हैज़ कमिट द ऑफेंस एंड उसके ऊपर 302 का चार्ज लगाया है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, एफआईआर होगी, एफआईआर बाय द पुलिस ऑफिसर। नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन इज, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चलेगी, इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद फिर पुलिस ऑफिसर अपनी पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगा, सबमिटिंग द पुलिस रिपोर्ट टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कोर्ट। पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 में फाइल की जाएगी। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, मीन्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ऑफिसर, एक कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर जो विच इज़ ऑथोराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मान लीजिए कि 302 का मामला है तो उसमें सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है। नाउ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सबमिट द पुलिस रिपोर्ट टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173। नाउ द नेक्स्ट स्टेजेस इज, पुलिस रिपोर्ट फाइल होने के बाद, पुलिस रिपोर्ट मीन्स यू कैन से द चार्जशीट। अब यहां पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190। ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ द एनी केसेस अंडर सेक्शन 190 ऑफ द CRPC। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किसी भी केस का कॉग्निजेंस ले सकता है अंडर सेक्शन 190 में। एंड कॉग्निजेंस लेने के बाद अब यहाँ पर आता है इश्यू ऑफ प्रोसेस। इश्यू ऑफ प्रोसेस इज अंडर सेक्शन 204। इश्यू ऑफ प्रोसेस मीन्स अगर कोई केसेस वारंट केसेस से रिलेटेड है, देन द कोर्ट सेंट वारंट टू द एक्यूज्ड फॉर द अपीयरेंस। किसी भी एक्यूज्ड को अपीयर होने के लिए वारंट सेंड किया जाएगा, और अगर केस सम्मन केसेस से रिलेटेड है, देन द कोर्ट सेंट द सम्मन टू द पर्सन फॉर द अपीयरेंस। कि अगर सम्मन केसेस है तो यहाँ पर इश्यू ऑफ प्रोसेस मीन्स यहाँ पर जब पूरी यहाँ एफआईआर से लेकर पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट जब फाइल हो जाती है, तो चार्जशीट फाइल होने के बाद तभी तो एक्यूज को बुलाएंगे ना, क्योंकि यहाँ से अब ट्रायल होना, मतलब ट्रायल स्टार्ट होने जा रहा है। तो जब ट्रायल स्टार्ट होगा वहाँ पर विटनेसेस भी होगी, जो पर्सन होगा मीन्स जो एक्यूज्ड होगा उसको जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी भी दी जाएगी, एक्यूज्ड अपना एडवोकेट भी खड़ा करेगा, वहाँ से फिर जो एविडेंसेस है वो स्टार्ट होंगी प्रोसिक्यूशन की। उसके बाद फिर जब प्रोसिक्यूशन की एविडेंसेस जब ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद फिर डिफेंस की एविडेंसेस स्टार्ट होगी। नाउ द एट दिस स्टेज
स्टार्टिंग द ट्रायल। अब यहाँ पर इश्यू ऑफ प्रोसेस के बाद अब मान लीजिए कि एक्यूज्ड, अब 302 का मामला है तो यहाँ पर पुलिस ने अरेस्ट भी किया होगा, अरेस्ट के बाद उसका रिमांड भी मांगा होगा अंडर सेक्शन 167 में। अब मान लीजिए कि वो पुलिस कस्टडी में भी रहा होगा, पुलिस कस्टडी में एक मीन्स कंडीशंस होती है, एक टाइम पीरियड होता है पुलिस कस्टडी का, 15 डेज़ का टाइम पीरियड होता है। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कॉम्पिटेंट होता है जब भी किसी एक्यूज्ड का आप रिमांड उसका देते हो, तो उसके बाद फिर पुलिस कस्टडी के बाद फिर उसको जेल के अंदर भेजा जाता है, मीन्स जुडिशियल कस्टडी में। अब मान लीजिए कि एक्यूज्ड अगर जेल में है देन द वारंट सेंड किया जाता है जो जेल का इंचार्ज होता है उसके पास, और अगर जो एक्यूज्ड है वो बाहर है तो फिर उसको अपीयरेंस होने के लिए यहाँ पर वारंट सेंड किया जाता है। अब सपोज करो यहाँ पर एक्यूज्ड अपीयर हो गया है, एक्यूज्ड अपीयर। नाउ द सिचुएशन इज, अब यहाँ पर जो सिचुएशन आती है वो आती है एक्सक्लूसिवली ट्रेवल बाय कोर्ट ऑफ सेशन की। अब फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए कि 2 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि ये मामला 302 का नहीं है, द केस इज रिलेटेड टू द 379 ऑफ IPC, थेफ्ट का मामला है। 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि ये मर्डर का नहीं है, ये थेफ्ट का मामला है। अब थेफ्ट का केस में 2 साल तक की भी सज़ा हो सकती है, 3 साल तक की भी सज़ा हो सकती है। अब 3 साल तक की तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर होती है ना किसी भी केस को ट्रायल करने की। अब इश्यू ऑफ प्रोसेस के बाद जहाँ पर पर्सन अगर अपीयर होता है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो एक्यूज्ड है वो यहाँ पर आ चुका है, और आने के बाद जो कॉपीज़ हैं पुलिस रिपोर्ट की, मीन्स FIR की कॉपी है, चार्जशीट की कॉपी है, उसके खिलाफ जो एलिगेशंस है, जो स्टेटमेंट है विटनेस की, उसकी कॉपी सब फ्री ऑफ कॉस्ट एक्यूज्ड को दी जाती है ताकि वो अपना डिफेंस कर सके। और उसके बाद फिर डेट एडजॉर्न की जाएगी एविडेंस के लिए। सबसे पहले जो प्रोसिक्यूशन है वो अपनी एविडेंसेस देगा, और कंप्लीट होने के बाद फिर डिफेंस एविडेंस चलेगी, एंड देन द आर्गूमेंट एंड देन डिसीजन। बट अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो मामला है वो 302 का है, दिस केस इज रिलेटेड टू द मर्डर मीन्स 302। नाउ द सिचुएशन इज ए offense where the punishment is 10 years or more than 10 years, then the case is exclusively triable by the court of session under section 209 of CRPC। अब यहाँ पर accused appear हो चुका है, then the judicial magistrate after the issue of process sent the case to the under section 209 में court of session। अब यहाँ के बाद आगे जो ये प्रोसेस है, जो इतना प्रोसेस है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं करेगा, मीन्स ये जो ट्रायल है, ट्रायल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास नहीं चलेगा। इश्यू ऑफ प्रोसेस के बाद केस कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 209, और आगे जो प्रोसेस होगा, जो मीन्स जो कॉपी है पुलिस रिपोर्ट की, जो चार्जशीट की जो कॉपी है वो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा दी जाएगी। आगे जो एविडेंसेस है जो कलेक्ट की जाएगी वो कोर्ट ऑफ सेशन के, मीन्स जो इतना ये सारा प्रोसेस है ये फिर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा फॉलो किया जाएगा। ए केस where the punishment is 10 years or more than 10 years, then the case is related to the exclusively triable by the court of session, then after the conduct of the inquiry and at the time of the issue of process, magistrate is bound to commit the case to the court of session under section 209, and then the trial is committed by the court of session। कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा किया जाता है। और अगर मामला ऐसा है कि उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है ट्रायल करने के लिए, देन द जुडिशियल मजिस्ट्रेट में ट्रायल द केस, फिर तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्रायल कर ही लेगा। अब मान लीजिए कि किसी केसेस में 6 महीने तक की सज़ा है, या 1 साल तक की सज़ा है, 2 साल तक की सज़ा है, 3 साल तक की भी सज़ा है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कॉम्पिटेंट है कि वो 3 साल तक की सज़ा दे सकता है, 10,000 तक का जुर्माना इम्पोज कर सकता है, तो फिर तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको ट्रायल करेगा। और अगर उन केसेस में जहाँ 10 साल से ऊपर तक की सज़ा है उसमें केस कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 209। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्शन 323। 323 is about similarly where the judicial magistrate is found before the pronouncing of the judgment
जजमेंट सुनाने से पहले, बिफोर द प्रोनाउंस ऑफ द जजमेंट सुनाने से पहले जब मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसमें पनिशमेंट 3 साल से ऊपर तक की है या 7 साल से ऊपर तक की है। मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई ऑफेंस है 302 का नहीं है, अब सपोज करो यहाँ पे जो ऑफेंस है वो 388 का है, 388 ऑफ IPC 388 का मामला है। अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट ने FIR हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस रिपोर्ट हुई, उसका कॉग्निजेंस लिया, कॉग्निजेंस लेने के बाद इश्यू प्रोसेस हुआ, यहाँ पर फिर जो एक्यूज्ड है वो अपीयर हुआ, बिकॉज दिस केस इज़ रिलेटेड टू द वारंट केसेस। अब वारंट भेजने के बाद फिर जो एक्यूज्ड है वो अपीयर, और अपीयर होने के बाद एविडेंस कलेक्ट की, और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है उसे लगा कि इसमें एक्यूज्ड को 10 साल तक की सज़ा होनी चाहिए। At this stage, judicial magistrate is found that imprisonment may be given to the 10 years in these cases, कि 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। Now the case, यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट केस को ट्रांसफ़र करेगा कोर्ट ऑफ सेशन के पास, क्योंकि 10 साल तक की सज़ा तो कोर्ट ऑफ सेशन दे सकता है ना। Now the case will be transferred to the court of session under section 209 because the case is exclusively tried by the court of session read with 323, बिकॉज उसका ट्रायल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ले लिया है। तो यहाँ पर अगर इस ग्राउंड पर, अगर यहाँ पर एक्सक्लूसिवली पहले ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पता है कि इसमें 10 साल से ज़्यादा की सज़ा है, तो केस को यहीं पर ही ट्रांसफ़र कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन के पास। लेकिन अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई 302 से कोई अलग केसेस है, वहाँ पर अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बिफोर द डिसीजन अगर ये लगता है कि इसमें 10 साल से ज़्यादा की सज़ा है या 10 साल तक की सज़ा है, तो यहाँ पर केस ट्रांसफ़र किया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन के पास, और कोर्ट ऑफ सेशन फिर उसमें डिसीजन देगा, मीन्स इम्प्रिजनमेंट देगा। अंडरस्टैंड? In the cases where the judicial magistrate found that I am not competent to take the decision because the punishment is the higher punishment, maybe the more than the 10 years, then the case will be committed to the court of session under section 209 read with 323। 209 लगा है exclusively tried by the court of session and section 323 is committed to the court of session। फिर उसमें जो punishment देगा वो कोर्ट ऑफ सेशन देगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सेक्शन 323 एंड 325। ओके, नाउ द सिचुएशन इज वेयर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज फाउंड अंडर सेक्शन 322, केस शुड बी ट्रांसफर टू द अनदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये लगता है, किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, कि ये केस किसी दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल किया जाना चाहिए। सपोज अंडर सेक्शन 322 में अब सपोज करो यहाँ पर कोई FIR हुई, और FIR में यहाँ इन्वेस्टिगेशन चली, और इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर चार्ज फ्रेम हुआ, मीन चार्जशीट फाइल की, पुलिस रिपोर्ट, एंड यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया। कॉग्निजेंस इज टेकन बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। अब सपोज यहाँ पर जो कॉग्निजेंस लिया वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने लिया। अब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट उस केसेस में कॉग्निजेंस ले सकता है जो या तो एम्पावर्ड बाय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा स्पेशल एम्पावर्ड किया जाता है, या फिर हाई कोर्ट के द्वारा, या तो हाई कोर्ट सजेशन देगा भाई इन केसेस में जो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेंस ले सकता है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा केस है जिसमें सज़ा 6 महीने तक की या 8 महीने तक की या 1 साल तक की सज़ा है। अब यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, और कॉग्निजेंस लेने के बाद अब यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सेकंड क्लास है उसको प्रॉपर्टी जब्त करनी है। अब यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगा कि कोई एक्यूज्ड है जो कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा है, या फिर वो बेल पे उसको जो है ना बेल दे दी गई थी, बेल के बाद फिर जो मतलब उसको यहाँ पर डिसीजन के टाइम अपीयर होना था, मे बी इस वजह से कि शायद उसको फियर है कि मतलब उसको सज़ा हो सकती है, वो या तो अब्सकॉन्डेड केस है, कहीं छिप गया है या भाग गया है। तो उसके बाद यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास उसकी प्रॉपर्टी जब्त करना चाहता है।
but the second class judicial magistrate has not competent to forfeit the property। अब यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है ना कम्पिटेंट नहीं है। नाउ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इज फाउंड केस शुड बी ट्रांसफर्ड टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास बिकॉज द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैज़ द कम्पिटेंट पावर टू फॉरफिट द प्रॉपर्टी एंड मे बी इम्प्रिजमेंट, अगर 1 साल से ज़्यादा की है तो सज़ा भी दे सकता है। नाउ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्रांसफर द केस टू द फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पर 2 सिचुएशन है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास। अब मान लीजिए कि ये यहाँ पर केस है जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास है। अब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास 2 सिचुएशन है, या तो वो केस को ट्रांसफ़र करेगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 325 में केस टू बी सबमिशन टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 325 में, या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको कहेगा कि आप डायरेक्टली जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कर दीजिए। अब यहाँ पर ये मान लीजिए कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। देर आर 2 सिचुएशंस एंड दिस ग्राउंड ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, या तो वो केस को सबमिट करेगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास या फिर डायरेक्टली केस ट्रांसफ़र कर देगा अंडर सेक्शन 322 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। और अगर वो सबमिट करता है सेक्शन 323 में, देन द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्रांसफ़र द केस टू द सेक्शन 322 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। नाउ द सिचुएशन इज, या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास डायरेक्टली अंडर सेक्शन 322 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास कर सकता है, या फिर वो पहले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास सेंड करेगा और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस केस को एग्जामिन करने के बाद अगर उसे लगता है कि 3 साल से ज़्यादा तक की भी सज़ा हो सकती है, या फिर अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि मे बी 1 साल 2 साल तक की सज़ा, या फिर जो अगर सिर्फ केस जो मतलब प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी की फॉरफिटिंग का है, उसको जब्तीकरण का है, तो उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कर सकता है। नाउ द पॉइंट इज अंडर सेक्शन 325, 325 भी सेम है। 325 इज क्लियर दैट वेयर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वेयर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इज फाउंड दैट द पनिशमेंट मे बी मोर देन द 3 years, जहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फर्स्ट क्लास को लगता है कि इसमें सज़ा 3 साल से ज़्यादा तक की हो सकती है, देन द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबमिशन द केस टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 325। नाउ द सिचुएशन इज, अब मान लीजिए कि सिचुएशन सेम है। यहाँ पर जो केस चल रहा है, यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है और यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फर्स्ट क्लास को डिसीजन देना है, डिसीजन, बट द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इज फाउंड आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक द डिसीजन बिकॉज द मे बी पनिशमेंट मोर देन 3 years, मे बी sentence imprisonment for more than 3 years, then the judicial magistrate first class submit to the case to the chief judicial magistrate under section 325। सेक्शन 325 में जहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये लगता है कि मैं इसमें जो मेरी पावर है वो 3 साल तक की सज़ा देने की है और 3 साल से ज़्यादा की सज़ा मैं इसमें नहीं दे सकता, मे भी इसमें सज़ा 5 साल भी हो सकती है, 6 साल भी हो सकती है और 7 साल भी हो सकती है। देन द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सबमिट द केस टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 325। तो नाउ द क्लियर इज सेक्शन 209 इज अबाउट द एक्सक्लूसिवली पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन, जहाँ पर वो केसेस जो सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ही ट्रायल किए जाते हैं। तो इश्यू ऑफ प्रोसेस के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट आफ्टर द टेकिंग ऑफ द कॉग्निजेंस ट्रांसफर द केस कमिटेड द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 209 एंड देन द 323 वेयर बिफोर द डिसीजन the judicial magistrate first class and the chief judicial magistrate is found that the imprisonment may be more than 10 years, then the case should be committed to the court of session under section 323। now the 323, 209 and 323 is about the committed
committed to the court of session, and under section 322 and 325 is about the submission the case to the chief judicial magistrate.